हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का रितेश रेगुलर राइज मैथमेटिक्स के अंदर। तो आज हम आप लोगों के लिए डिटर्मिनांट का जो हम लोग पहले 3 वीडियो अपलोड कर चुके हैं, आज हम लोग चौथा वीडियो बनाने जा रहे हैं डिटर्मिनांट के लिए, जो 12th सेक्शन और जेई सेक्शन का है। तो चलिए शुरुआत करते हैं डिटर्मिनांट। तो डिटर्मिनांट में जहाँ तक डाले हैं टॉपिक, उसके बाद की बातों को पढ़ेंगे। जैसे आज हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनांट। क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग आज? प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनांट। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनांट। आज हम लोग यही टॉपिक पढ़ने वाले हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनांट, ये पढ़ने वाले हैं। तो जल्दी से अगर आप लोग इस चैनल को इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, क्योंकि मजा आने वाले हैं पढ़ने में। तो चलिए शुरुआत किया जाए प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनांट। थोड़ा मैं देख लूं कि ठीक ढंग से आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। हाँ, चलिए, बहुत अच्छे ढंग से दिखाई दे रहा है। चलिए शुरू करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनांट। सबसे पहला प्रॉपर्टी जो है हमारा, सबसे पहला प्रॉपर्टी क्या है? बहुत ही आसान सा टॉपिक है। डिटर्मिनांट का प्रॉपर्टी जो है बहुत ही आसान है, चिंता नहीं करना, एकदम रिलैक्स होकर पढ़ लेना है। चलिए क्या कहता है, लिखते हैं हम। चलिए, इफ the value of determinant remains unchanged by changing row into corresponding columns and vice versa। ठीक है, हमने यहां लिखा हुआ है, ध्यान से आप लोग देखिए कि द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनांट रिमेन्स अनचेंज्ड, मतलब डिटर्मिनांट का वैल्यू नहीं बदलता है। अनचेंज्ड मतलब अपरिवर्तित रहना, मतलब डिटर्मिनांट का वैल्यू नहीं बदलता है यदि आपने रो को, अगर आपने रो को, डिटर्मिनांट में जो रो है उनके रो को अगर आप कॉरेस्पॉन्डिंग कॉलम में डाल दीजिए, या कॉलम को कॉरेस्पॉन्डिंग रो में डाल दीजिए, ऐसा करने से डिटर्मिनांट का वैल्यू चेंज नहीं होता है। फिर समझिए, हमने इस प्रॉपर्टी के अंदर लिखा हुआ है कि डिटर्मिनांट का वैल्यू नहीं बदलेगा अगर रो को कॉलम में डाल दिया जाए या कॉलम को रो में डाल दिया जाए। कहने का मतलब है कि अगर हम डिटर्मिनांट के फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में डाल दें, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में डाल दें, थर्ड रो को थर्ड कॉलम में डाल दें, ऐसा करने से डिटर्मिनांट का वैल्यू बिल्कुल भी नहीं बदलता है। या उसका उल्टा भी कर सकते हैं कि फर्स्ट कॉलम को फर्स्ट रो में डाल दीजिए,
सेकंड कॉलम को सेकंड रो में डाल दीजिए, थर्ड कॉलम को थर्ड रो में डाल दीजिए। ऐसा करने से भी डिटर्मिनेंट का वैल्यू नहीं बदलता है। थोड़ा एग्जांपल यहाँ देखिए, एग्जांपल देखिए। जैसे मान लीजिए हमने एक डिटर्मिनेंट लिखा x y z p q r l m n। थोड़ा गौर से देखिए, ये कोई डिटर्मिनेंट है। डिटर्मिनेंट का ये फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो। हमने अभी आपको इस प्रॉपर्टी के अंदर बताया कि अगर डिटर्मिनेंट के रो को कॉलम में डाल दो या कॉलम को रो में डाल दो, ऐसा करने से डिटर्मिनेंट का वैल्यू नहीं बदलता है। तो कोई भी एक काम कर लीजिए, जैसे कि मान लीजिए हम रो को ही कॉलम में डालते हैं। ये हमारा कौन सा रो है? फर्स्ट रो है। फर्स्ट रो में क्या क्या है? एक्स पी एल। अगर हम इस फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में डाल दें, और ये कौन सा रो है? सेकेंड रो, वाई क्यू एम। अगर सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में डाल दें और ये थर्ड रो को अगर थर्ड कॉलम में डाल दें, तो ऐसा करने से डिटर्मिनेंट का वैल्यू नहीं बदलेगा। अगर मान लीजिए इनका वैल्यू 10 आया तो इनका वैल्यू भी 10 आएगा। नहीं समझे? कुछ नहीं, हम कुछ इस प्रॉपर्टी के अंदर बहुत हार्ड बात नहीं है, कुछ नहीं। ये जो डिटर्मिनेंट है, इस डिटर्मिनेंट के फर्स्ट रो को हमने फर्स्ट कॉलम में डाल दिया, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में डाल दिया, थर्ड रो को थर्ड कॉलम में डाल दिया। तो इनके रो को हमने कॉलम में बदला। तो ऐसा करने से ये जो डिटर्मिनेंट बना, इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू वही होगा जो यहाँ है। तो याद रखें, सभी रो को अगर उनके कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम में बदल दिया जाए या सभी कॉलम को उनके कॉरस्पॉन्डिंग रो में बदल दिया जाए, तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू नहीं बदलता है। ठीक है? अब एक काम करिए, रो को बदलिएगा कॉलम में तो कॉलम अपने आप रो में चला जाता है। जैसे देखिए, ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम में, थर्ड रो थर्ड कॉलम में। आप डालें, कॉलम वाला अपने आप चला गया है रो में। देखिए, ये फर्स्ट कॉलम है, फर्स्ट रो में चला गया, सेकेंड कॉलम है, सेकेंड रो में चला गया, थर्ड कॉलम है, थर्ड रो में चला गया। ठीक है? तो कोई एक काम करिएगा, जैसे रो को कॉलम में बदलिएगा तो कॉलम अपने आप रो में चला जाता है। तो बस इतना याद रखना है कि डिटर्मिनेंट के रो को कॉलम में बदलो या कॉलम को रो में बदलो, ऐसा करने से डिटर्मिनेंट का वैल्यू बदलता नहीं है। एक एग्जांपल थोड़ा और हम समझाते हैं, फिर इस एग्जांपल को नोट करिए। चलिए एक एग्जांपल और समझाते हैं, एग्जांपल और समझा देते हैं हम आपको। देखिए बेटा, इसको चलिए एक एग्जांपल और हम समझाते हैं कि ये पहला प्रॉपर्टी हमसे क्या कहता है। ठीक है? जैसे चलिए एक एग्जांपल और ले लेते हैं। चलिए, जैसे मान लीजिए हमने इसमें लिया आर टी एम। ठीक है? एस यू एन। ठीक है? एन ओ टी। ये कुछ नहीं लिखा हुआ है ना? यहाँ एक डिटर्मिनेंट बना हुआ है। इस डिटर्मिनेंट में जो भी एलिमेंट है, आपको पता है ये सब जो एलिमेंट है हम पिछला वीडियो में बता दिए हैं। जो भी लोग पहली बार इस डिटर्मिनेंट का वीडियो देख रहे हैं, डायरेक्ट फोर्थ पार्ट देख रहे हैं, तो उन लोगों से मेरा रिक्वेस्ट होगा कि पहले आप फर्स्ट पार्ट देखें, सेकंड पार्ट देखें, थर्ड पार्ट देखें और तब इस पार्ट पर आए। करेक्ट है? चलिए यहाँ देखिए क्या है, हम बताएं। यहाँ फिर से बताते हैं, इसको पहला प्रॉपर्टी को समझा रहे हैं फिर से एग्जांपल देकर के। हमने क्या कहा कि रो को कॉलम में बदलो या कॉलम को रो में बदलो। चलिए इस बार कॉलम को बदल के देखते हैं रो में। कॉलम को बदलते हैं रो में। चलिए, ये कौन सा कॉलम है?
फर्स्ट कॉलम आरपीएम अगर हम इसको फर्स्ट रो में डाल दें, ये कौन सा कॉलम है? सेकंड कॉलम। अगर हम इसको सेकंड रो में डाल दें, ये कौन सा कॉलम है? थर्ड कॉलम। अगर इसको थर्ड रो में डाल दें तो ऐसा करने से डिटर्मिनेंट का वैल्यू नहीं बदलता है। यही कहता है हमारा पहला प्रॉपर्टी कि डिटर्मिनेंट में रो को कॉलम में डालो या कॉलम को रो में डालो, ऐसा करने से डिटर्मिनेंट का वैल्यू नहीं बदलेगा, इन दोनों का वैल्यू सेम। करेक्ट है? यही था हमारा फर्स्ट प्रॉपर्टी। चलिए अब इसको नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज करिए। दिख रहा है आप लोग को ठीक ढंग से? चलिए हाँ, सेकंड प्रॉपर्टी की बात करते हैं। बहुत आसान सा है। चलिए सेकंड प्रॉपर्टी, इफ two rows or columns of any determinant are equal, are identical, then value of determinant is 0। ठीक है, देखिए हमने क्या समझा। हमने यहां लिखा कि यदि दो रो या दो कॉलम किसी भी डिटर्मिनेंट का अगर आइडेंटिकल हो जाए, मतलब किसी भी डिटर्मिनेंट का कोई भी दो रो या दो कॉलम अगर एक जैसा हो जाए तो उस तरह के डिटर्मिनेंट का जो वैल्यू है वो कितना हो जाता है? 0। फिर से सुनिए, हमने कहा कि अगर किसी डिटर्मिनेंट का कोई भी दो रो या दो कॉलम अगर आइडेंटिकल मतलब एक जैसा हो जाए तो उस तरह के डिटर्मिनेंट का वैल्यू आप डायरेक्ट कितना बोल सकते हो? 0 बोल सकते हो। जैसे देखिए एग्जांपल में, जैसे मैंने एग्जांपल लिखा है डिटर्मिनेंट यहां पर x y z p q r l p q r x y z। आप गौर से देखिए, इस डिटर्मिनेंट को थोड़ा गौर से देखिएगा तो आपको दिखेगा कि इस डिटर्मिनेंट का जो फर्स्ट कॉलम है और थर्ड कॉलम जो है, फर्स्ट कॉलम और थर्ड कॉलम, फर्स्ट कॉलम और थर्ड कॉलम दोनों एक जैसा है, एकदम हूबहू। फर्स्ट कॉलम और थर्ड कॉलम एक जैसा है तो बिना इस तरह के डिटर्मिनेंट को सॉल्व किए आप इसका वैल्यू कितना बोल सकते हो? 0। सेकंड प्रॉपर्टी हमारा यही कहता है कि अगर डिटर्मिनेंट का दो कॉलम या दो रो एक जैसा हो जाए तो उस तरह के डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 हो जाए। तो देखिए इस एग्जांपल में आपको पहला कॉलम और तीसरा कॉलम बिल्कुल सेम दिख रहा है, तो बिना एक्सपेंड किए इसका वैल्यू आप कितना बता सकते हो? 0। अगला एग्जांपल की अगर हम बात करें, जैसे मान लीजिए 2 3 4 2 3 4 7 8 11। गौर से देखिए, इस डिटर्मिनेंट को थोड़ा गौर से देखिए तो पता चलेगा कि इस डिटर्मिनेंट का फर्स्ट रो और सेकंड रो,
फर्स्ट रो और सेकंड रो एकदम हूबहू है, तो इसका वैल्यू बिना सॉल्व किए आप कितना बता सकते हो? 0। समझे? यही हमारा सेकंड प्रॉपर्टी कहता है कि अगर किसी डिटरमिनेंट का दो रो या दो कॉलम अगर एक जैसा यानी आइडेंटिकल हो जाए तो उस तरह के डिटरमिनेंट का जो वैल्यू है वो कितना हो जाएगा? 0, बिना सॉल्व किए। दो रो या दो कॉलम अगर एक जैसा हो गया तो आराम से उसका वैल्यू आप 0 लिख सकते हैं। जैसे इसमें दो कॉलम एक जैसा हुआ, वैल्यू 0 होगा। इसमें दो रो एक जैसा हुआ, फिर भी इसका वैल्यू 0 होगा। आपको एक्सपेंड करने आता है डिटरमिनेंट को, आप इन दोनों को एक्सपेंड करके देख लीजिए, वैल्यू 0 ही आएगा। यही है हमारा सेकंड प्रॉपर्टी। लेकिन सेकंड प्रॉपर्टी में थोड़ा एग्जांपल का लेवल चेंज करते हैं, है ना? एग्जांपल का लेवल चेंज करते हैं। हमने क्या कहा कि डिटरमिनेंट का दो रो या दो कॉलम आइडेंटिकल होना चाहिए। करेक्ट, ठीक। चलिए देखिए, तो चलिए देखिए अगला एग्जाम, देखिए अगला एग्जाम। जैसे मान लीजिए हमने यहां पे लिखा 3 7 5 6 -1 और 8 9 21 और 15। अब देखिए इस डिटरमिनेंट को थोड़ा गौर से देखिए आप लोग। इस डिटरमिनेंट को गौर से देखिए कि क्या आपको इस डिटरमिनेंट में कोई भी रो ऐसे वाला होता है, कोई भी रो या कोई भी कॉलम आइडेंटिकल यानी एक जैसा दिख रहा है? देखो तो गौर से, क्या इस एग्जाम्पल में आपको कोई भी ऐसा दो रो या दो कॉलम एक जैसा दिख रहा है? तो आप कहिएगा सर इसमें तो कोई भी हमको एक जैसा नहीं दिख रहा है। तो समझिए, आइडेंटिकल हम यहां बोले हैं, हम बोले हैं कि दो रो या दो कॉलम क्या होना चाहिए? आइडेंटिकल। आइडेंटिकल मतलब समझो फिर से, जैसे पिछले वाला एग्जांपल में एकदम सेम टू सेम दिखा था, फट से 0 लिख दिए, लेकिन इसमें सेम टू सेम नहीं है। तो फिर से हमारी बात को सुनो कि अगर ऐसा भी हो रहा हो किसी डिटरमिनेंट के अंदर, क्या कि आपने किसी रो में किसी नंबर से मल्टीप्लाई किया और अगर दूसरे रो के बराबर आ गया तो उन दोनों रो को आइडेंटिकल माना जाएगा। फिर से सुनिए, अगर आपने किसी कॉलम में किसी नंबर से मल्टीप्लाई किया और अगर दूसरे किसी कॉलम के इक्वल आ गया तो उन दोनों कॉलम को भी आइडेंटिकल माना जाएगा और उस केस में भी डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 हो जाएगा। रिलैक्स। तो देखिए इस डिटरमिनेंट का ये जो पहला कॉलम है और ये जो तीसरा कॉलम है, थोड़ा गौर से देखिए। हम क्या बोले कि अगर एक कॉलम में किसी नंबर से मल्टीप्लाई करने पर अगर कोई दूसरा कॉलम दे दे या एक रो में किसी नंबर से मल्टीप्लाई करने पर कोई दूसरा रो दे दे, इस तरीके से भी डिटरमिनेंट का वैल्यू डायरेक्ट कितना लिख सकते हैं आप? 0 बोल सकते हैं। कैसे? ये देखिए, ये जो आपका पहला कॉलम है और ये जो आपका तीसरा कॉलम है, थोड़ा गौर से देखिए। आपको लगेगा कि अगर इस पहला कॉलम में 3 से मल्टीप्लाई कर दे तो इसके इक्वल हो जाएगा। इस पहला कॉलम में अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो थर्ड कॉलम के इक्वल हो गया कि नहीं हो गया? तो इस तरह के डिटरमिनेंट का वैल्यू भी आप डायरेक्ट कितना बोल सकते हो? 0। सही समझे? आपने किसी भी कॉलम में किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके देखा कि वो किसी दूसरे कॉलम के इक्वल आ गया, तो इस केस में भी इस डिटरमिनेंट का वैल्यू आप डायरेक्ट कितना बोल सकते हो? 0। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल समझिए, जैसे हम लिखे 4 7 2 16 28
8 -1 7 और 0। यहां देखिए इस डिटरमिनेंट को गौर से देखो कि कोई भी दो रो या कॉलम आपको आइडेंटिकल दिख रहा है। देखिए गौर से, दिख रहा है? तो देखिए गौर से, आपको दिखेगा ये जो पहला रो है और ये जो दूसरा रो है, थोड़ा इन दोनों को गौर से देखिए तो आपको लग रहा होगा कि अगर इस पहला रो में अगर हम 4 से मल्टीप्लाई कर दें, अगर इस पहला रो में 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो 4 चौके 16, 7 चौके 28, 2 चौके 8, मतलब पहला रो में अगर 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो दूसरा रो के इक्वल हो जाता है। तो इस केस में भी इस डिटरमिनेंट का वैल्यू आप डायरेक्ट कितना लिख सकते हो? 0 बोल सकते हो। मेरे कहने का मतलब है कि अगर हूबहू सेम टू सेम दूगो रो दूगो कॉलम एक जैसा दिख रहा है तो वैल्यू तो उसका 0 होना ही होना है। लेकिन अगर सेम हो भी जाए, कैसे? किसी कॉलम में आपने किसी नंबर से मल्टीप्लाई किया और दूसरे कॉलम के इक्वल हो जाए, उस केस में वैल्यू 0 हो जाएगा। किसी रो में आपने किसी नंबर से मल्टीप्लाई किया और किसी दूसरे रो के इक्वल हो जाए, उस केस में भी वैल्यू डिटरमिनेंट का 0 हो जाएगा। जैसे कि आपने को हमने ये दो एग्जांपल समझाया कि इस कॉलम में 3 से मल्टीप्लाई किया तो इसके इक्वल आ गया, मतलब ये दोनों कॉलम आइडेंटिकल हो गया, मतलब वैल्यू 0। इस रो में यानी फर्स्ट रो में हमने 4 से मल्टीप्लाई किया तो सेकंड रो के इक्वल आ गया, इसका मतलब फर्स्ट रो और सेकंड रो हमारा आइडेंटिकल हो गया, यानी फिर से इसका वैल्यू कितना आ जाएगा? 0। तो इस तरीके से भी डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 होगा, जो इसी सेकंड प्रॉपर्टी के अंदर आएगा। समझे आप सेकंड प्रॉपर्टी को? सेकंड प्रॉपर्टी हमारा यही कह रहा था कि दो रो या दो कॉलम आइडेंटिकल होना चाहिए तो उसका वैल्यू जो है 0 हो जाएगा। आइडेंटिकल कैसे कैसे पहचानना है हम आपको 4 एग्जांपल करके समझा दें। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी के अंदर जाते हैं, इसको नोट कर लीजिए वीडियो को पॉज करके। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी, बढ़िया से सीखेंगे, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए थर्ड प्रॉपर्टी, इफ any row or column if any row or column containing contains लिखो, contains if any row or column contains all element if any row or column contains all element are 0 then value of determinant is 0। If any row or column contains all element are 0 then value of determinant is 0। थोड़ा मेरा इंग्लिश बहुत एडवांस लेवल का है तो थोड़ा मोड़ा अगर इंग्लिश में त्रुटि हो जाए तो उसको समझिएगा। खैर इंग्लिश है, हटाइए, मैथ पढ़ रहा है। मेरे इस प्रॉपर्टी के कहने का मतलब हुआ कि अगर किसी डिटरमिनेंट का कोई भी रो या कॉलम अपने अंदर सभी के सभी 0 एलिमेंट को रखता हो तो उस तरह के डिटरमिनेंट का वैल्यू भी 0 होगा। नहीं समझे? मेरे कहने का मतलब हुआ, ध्यान समझिए, जैसे हमने एक एग्जांपल लिया
ऐसे आप गौर से देखिए, इस डिटर्मिनांट के अंदर एक ऐसा कॉलम है जो अपने अंदर के हर एक एलिमेंट को 0 रखा हुआ है, या ऐसा देखिए, ऐसा देखिए, देखिए इस डिटर्मिनांट का जो सेकंड कॉलम है उसका सभी एलिमेंट 0 है, और इस डिटर्मिनांट में भी जो थर्ड रो है उसका सभी एलिमेंट 0 है। तो दोस्तों कि अगर किसी डिटर्मिनांट का कोई भी एक रो या कोई भी एक कॉलम के अंदर का हर एक एलिमेंट अगर 0 हो जाए तो आप डायरेक्ट उस तरह के डिटर्मिनांट का वैल्यू कितना बोल सकते हो, 0 बोल सकते हो। नहीं समझे कि अगर किसी डिटर्मिनांट के किसी भी एक कॉलम में या किसी भी एक रो में रहने वाला सारा का सारा एलिमेंट कितना हो जाए, 0 हो जाए, तो डायरेक्ट उस तरह के डिटर्मिनांट का वैल्यू आप 0 बोल सकते हो बिना एक्सपेंड किए हुए। जैसे इस डिटर्मिनांट का सेकेंड कॉलम पूरा का पूरा 0, तो पूरे डिटर्मिनांट का वैल्यू भी 0 होगा। इस डिटर्मिनांट का थर्ड रो पूरा का पूरा 0, तो पूरे डिटर्मिनांट का वैल्यू भी क्या होगा, 0 होगा। यही है हमारा थर्ड प्रॉपर्टी कि अगर अपने अंदर सारा का सारा एलिमेंट अगर 0 रखा तो फिर भी उस डिटर्मिनांट का जो वैल्यू है वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये 3 प्रॉपर्टी समझे। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर। बेटा आप इसको नोट कर लीजिए, बहुत सिंपल प्रॉपर्टी है, कोई हाई लेवल का बातें हम नहीं बता रहे हैं, यहाँ पे भी बेसिक प्रॉपर्टी सब है, धीरे धीरे हम लोग लेवल में आएंगे। चलिए प्रॉपर्टी नंबर 4, प्रॉपर्टी नंबर 4। अब यहाँ पर कुछ सब्जेक्टिव टाइप लिखेंगे नहीं, समझेंगे, लेकिन फिर थोड़ा सा लिख देते हैं। वी कैन कॉमन ऑफ सेम नंबर from any row or column। क्वेश्चन ये प्रॉपर्टी नंबर 4 में कहा कि अगर किसी डिटर्मिनांट के अंदर कॉलम या रो से अगर कुछ कॉमन होने लायक है तो आप कॉमन उसको कर सकते हैं। जैसे देखिए, जैसे एग्जांपल में देखिए, x y z k इंटू यू, k इंटू भी, k इंटू डब्ल्यू, l m n। आप देखिए इस डिटर्मिनांट को गौर से देखिए, आपको लगता है कि किसी रो या कॉलम में सेम नंबर है जिसको आप कॉमन कर सकते हैं, तो आपको दिखेगा कि जो सेकंड कॉलम है उसमें सब में k से मल्टीप्लाई है, मतलब k कॉमन होने वाला है। मतलब ये जो सेकंड कॉलम है इसमें से आप क्या कॉमन कर सकते हो, k कॉमन कर सकते हो। सेकंड कॉलम से क्या कॉमन कर सकते हो, k। तो चलिए k कॉमन कर लेते हैं। सेकंड कॉलम से हमने k कॉमन किया, किस कॉलम से कॉमन किया, सेकंड कॉलम से। तो जिससे कॉलम किए हैं उसी से k हटेगा, बाकी फर्स्ट कॉलम और थर्ड कॉलम पर किसी प्रकार का असर पड़ने वाला नहीं है। मतलब फर्स्ट कॉलम x y z छप गया, थर्ड कॉलम l m n छप गया, और आपने सेकंड कॉलम से k कॉमन किया तो क्या बच जाएगा, u v w बस। मतलब अगर किसी कॉलम या रो से अगर कुछ कॉमन होने लायक है तो आप उसको आराम से कॉमन कर सकते हैं।
और जिससे कॉमन करेंगे बस उसी में बदलाव आएगा, लेकिन जिससे कॉमन नहीं हुआ उसमें किसी भी प्रकार का चेंज नहीं हुआ। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। नहीं समझे? चलिए एक एग्जांपल और समझाते हैं, एक एग्जांपल और समझाते हैं। इस एग्जांपल को थोड़ा नोट कर लीजिए, एक एग्जांपल और समझाते हैं। देखिए हमने कहा कि अगर किसी रो या कॉलम से अगर कुछ कॉमन होने लायक हो तो आप उसको कॉमन कर सकते हैं। जैसे यहां देखिए, जैसे मान लीजिए हमने लिखा है यहां पर 4 7 2 16 28 8 -1 7 0। देखो तो इसको यहाँ पे काम करो ना, 9 बना दो, लगता है इसको आप 3 बना दो। चलिए लग रहा है आपको किसी से कुछ कॉमन होना है तो कॉमन कर सकते हैं, लग रहा है? सोचिए इस डिटरमिनेंट में कहीं से कुछ कॉमन हो सकता है तो कॉमन कर सकते हैं। हमको लग रहा है ये जो सेकेंड रो है, ये जो सेकेंड रो है, इससे हमको लगता है कि 4 कॉमन किया जा सकता है। ये जो सेकेंड रो है इसे क्या किया जा सकता है? 4 कॉमन। तो चलिए कॉमन किससे करना है? सेकेंड रो से। कॉमन किससे करना है? सेकेंड रो से। कितना? 4। ये जो सेकेंड रो है इससे हम चाहे तो 4 कॉमन कर सकते हैं, अगर जरूरत है तब कॉमन करिएगा, ऐसा नहीं कि हमेशा। अगर आपको लगे कि क्वेश्चन को बनाते वक्त कि ऐसा कॉमन कर लेना चाहिए, मेरे कैलकुलेशन में आसानी होगा, क्वेश्चन बनाने में मदद मिलेगा, तो कर लीजिएगा। मतलब बस सिखा रहे हैं आपको कि अगर ऐसा कहीं अगर आपके साथ घटना घटे तो आप कॉमन वन कर सकते हैं। डरिएगा मत कि कॉमन करेंगे तो कहीं हमारा गलती ना हो जाए, नहीं, गलती नहीं होगा, कॉमन कर सकते हैं। जैसे यहां देखिए हमको लग रहा है कि सेकेंड कॉलम से सेकेंड रो से 4 कॉमन किया जा सकता है, तो कॉमन तो सेकेंड रो से करना है, तो फर्स्ट रो और थर्ड रो पे कोई असर पड़ने वाला नहीं है, तो 4 7 2 रह गया और थर्ड वाला में -1 3 और 9 रह गया। चलिए 4 इससे कॉमन किया गया है सेकेंड रो से, तो 4 कॉमन करने पर 16 में से 4 बच जाएगा, 4 कॉमन पर 28 में से 7 बच जाएगा, 4 कॉमन करने पर 8 में से 2 बच जाएगा। अब अगर इसके आगे आपको लगता है सॉल्व होने लायक तो सॉल्व करो, नहीं तो छोड़ो। तो जैसे देखो अब तुमको लगता है सॉल्व होने लायक, ये 4 का 4। अब ये तो सेकंड प्रॉपर्टी पर आ गया। सेकंड प्रॉपर्टी क्या कहता है कि अगर 2 रो या 2 कॉलम एक जैसा तो वैल्यू कितना? 0। तो देखो तो इस डिटरमिनेंट का फर्स्ट रो और सेकंड रो, फर्स्ट रो और सेकंड रो बिल्कुल सेम टू सेम है। इसका मतलब डिटरमिनेंट का वैल्यू कितना हो जाना है? 0। तो 4 × 0 कितना? 0। ऐसा ही एग्जांपल हम आपको थर्ड नंबर प्रॉपर्टी सब में समझाए हैं। देखिए 0 कैसे हो जा रहा है, बात समझ में आया? तो हमने आपको समझाया कि अगर किसी रो या कॉलम से आपको लगे कि कुछ कॉमन किया जा सकता है तो आप आराम से कॉमन कर लीजिए और अपने कैलकुलेशन को आसान बना लीजिए। क्लियर है? तो ये फोर्थ प्रॉपर्टी यही कहा कि अगर आप चाहें तो कॉमन वन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए इसको भी। सिंपल सा प्रॉपर्टी था, कॉमन करने वाला जो है कॉमन लाइक को तो करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 5 पर बात करते हैं। We can multiply by same number in any row or column। ठीक है, फिफ्थ नंबर प्रॉपर्टी कहा कि अगर आपको जरूरत है, आपको लगा क्वेश्चन बनाते वक्त कि कुछ जरूरत है कि अगर हम किसी कॉलम या किसी रो में किसी नंबर से आप मल्टीप्लाई करना चाहते हो
तो आप वो भी कर सकते हो। मतलब किसी रो या कॉलम में अगर आप किसी सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना चाहते हो तो कर सकते हो, दिक्कत नहीं। कैसे, थोड़ा समझिए। इस एग्जांपल समझिए। इसे मान लेते हैं एक डिटरमिनेंट है x y z p q r l m n, ठीक है। आपके पास ये डिटरमिनेंट दिया है, आपको लगा क्वेश्चन बनाते वक्त ये लगा वाला जो बात हम बोल रहे हैं, आपको लगा, अपने आप सब अनुभव हो जाएगा। धीरे धीरे हमको बताने दीजिए, सब आप समझ जाइएगा कि कब आपको लगेगा कि हमको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अभी फिलहाल समझिए कि कर क्या कह सकते हैं। जैसे यही डिटरमिनेंट है, ठीक है। हमको लगा इस डिटरमिनेंट में हमको लगा कि जो सेकेंड रो है उसमें हमको 4 से मल्टीप्लाई कर देना चाहिए। ऐसा हमको लगा कि जो सेकेंड रो है उसमें हमको 4 से मल्टीप्लाई कर देना चाहिए। तो कोई बात नहीं, आप 4 से मल्टीप्लाई कर सकते हो सेकेंड रो में। तो मल्टीप्लाई किस में आपको करना है, सेकेंड रो में ना। तो सिर्फ सेकेंड रो में मल्टीप्लाई होगा, बाकी फर्स्ट रो और थर्ड रो में कोई चेंज नहीं। मतलब x p l z r n, बताइए सेकेंड रो यही है, कितना से मल्टीप्लाई करना है, 4 से। तो 4 से मल्टीप्लाई करिए, कितना हो जाएगा ये 4y, कितना हो जाएगा ये 4q, कितना हो जाएगा ये 4m, ठीक है। मतलब आपको लगा कि हमको सेकेंड रो में 4 से मल्टीप्लाई करना चाहिए तो कर दिए। तो सिर्फ सेकेंड रो में 4 से मल्टीप्लाई होगा, बाकी फर्स्ट और थर्ड में कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन आप ध्यान रखिएगा, बताइए मल्टीप्लाई कितना से किए हैं, 4 से। तो जितना से भी आप मल्टीप्लाई करिएगा डिटरमिनेंट के किसी भी रो या कॉलम को, बैलेंस करने के लिए बाहर में उतना से डिवाइड भी कर दीजिएगा। जैसे कि यहां आपने इस सेकेंड रो में 4 से मल्टीप्लाई किया है तो कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन बैलेंस करने के लिए बाहर में 4 से डिवाइड भी कर दीजिए। बस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन बैलेंस करने के लिए आप इसको डिवाइड भी आप कर सकते हैं। करेक्ट है। चलिए एग्जांपल और हम आपको समझाते हैं मल्टीप्लाई वाला। देखिए एग्जांपल और इस एग्जांपल नोट करिए, तो देखिए नोट करिए, बिठा दो इसको। देखिए यहां पर एक एग्जांपल और देखिए 2 3 5 -1 0 7 16 24 और 40, ठीक है। समझिए, अब यही डिटरमिनेंट है। हम अभी आपको क्या सिखा रहे हैं कि मल्टीप्लाई भी आप कर सकते हैं अगर आपको लगे जरूरत है तो। चलिए हमको लग रहा है, हमको जरूरत ऐसा लगा क्वेश्चन बनाते वक्त, आपको भी धीरे धीरे लगेगा, अभी तो शुरुआत है, सीख रहे हैं। हमको लगा कि ये जो फर्स्ट रो है, कॉलम में भी कर सकते हैं आप, कॉलम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जैसा जहां आपको जरूरत पड़े कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हमको लगा कि ये जो हमारा फर्स्ट रो है उसमें 8 से मल्टीप्लाई कर देना चाहिए तो कुछ हो सकता है। मतलब आपने ऐसा सोचा क्वेश्चन बनाते वक्त ये जो फर्स्ट रो है इसमें 8 से मल्टीप्लाई करना चाहिए, तो कुछ मेरा कैलकुलेशन आसान हो सकता है। तो कोई बात नहीं, कर दीजिए। कितना से मल्टीप्लाई करना चाहते हैं आप, 8 से। चलिए 8 से मल्टीप्लाई करिए। किसमें मल्टीप्लाई करना है, फर्स्ट रो में। तो फर्स्ट रो में आप मल्टीप्लाई करिए, कितना हो जाएगा 16 24 और 40। मतलब फर्स्ट रो में आपको 8 से मल्टीप्लाई करना था, आपने फर्स्ट रो में 8 से मल्टीप्लाई करके लिख दिया, लेकिन बाकी रो पे असर नहीं पड़ेगा। मतलब सेकेंड रो कोई असर नहीं पड़ेगा, थर्ड रो कोई असर नहीं पड़ेगा, ठीक है, हो गया। लेकिन ध्यान रखिएगा कि आप मल्टीप्लाई कितना से किए हैं, 8 से। तो बैलेंस करने के लिए आप 8 से बाहर में डिवाइड भी कर दीजिएगा, ये काम आपको करना है।
मतलब किसी भी रो या कॉलम में अगर आप चाहते हैं किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना तो कर सकते हैं, लेकिन जितना से आप मल्टीप्लाई किए हैं बाहर में बैलेंस करने में उतना से आपको डिवाइड भी कर देना है। अब देखिए, अब इसको सॉल्व करके आप वैल्यू निकाल सकते हैं। ये 1/8 बाहर में है इनटू, अब देखिए इस डिटरमिनेंट का ये जो फर्स्ट रो और थर्ड रो आइडेंटिकल हो गया, एकदम सेम टू सेम हो गया। तो प्रॉपर्टी नंबर थर्ड के अनुसार अभी बताएं कि अगर दो रो, प्रॉपर्टी नंबर थर्ड था कि सेकंड प्रॉपर्टी था कि अगर कोई भी दो रो अगर एक जैसा हो जाए तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 0। आंसर कितना आ जाएगा 0, हाँ। तो यानी कि यह प्रॉपर्टी बस आपको इतना सिखाया कि अगर आपको कहीं किसी रो में किसी नंबर से मल्टीप्लाई करने का जरूरत है तो आप कर लीजिए, लेकिन याद रखिएगा जितना से आप मल्टीप्लाई किए हैं बैलेंस करने के लिए बाहर में आपको उतना से डिवाइड भी करना पड़ेगा। यही हमारा प्रॉपर्टी नंबर 5। तो चलिए हम लोग प्रॉपर्टी नंबर नेक्स्ट पर आते हैं। मिटा दे इसको, चलिए नोट कर लीजिए। प्रॉपर्टी नंबर ये हमारा 5 था। चलिए अब आते हैं प्रॉपर्टी नंबर 6। ठीक है, अच्छा सा प्रॉपर्टी है, ये कितना अच्छा प्रॉपर्टी है, ध्यान समझिए। We can interchange any two row or column, any two rows और कॉलम। ठीक है, ये देखिए प्रॉपर्टी नंबर 6 आपको क्या कहता है, कहता है कि आप चाहें तो दो रो या दो कॉलम को इंटरचेंज कर सकते हो। मतलब जगह का मतलब प्लेस का उल्टा पुल्टा कर सकते हो। जैसे देखिए क्या करना है, ध्यान से देखिए, जैसे A B C लिखा हुआ है, X Y Z लिखा हुआ है और L M N लिखा हुआ है। ठीक है, आप चाहते हो इसमें से कोई भी दो रो या कॉलम को इंटरचेंज करना, अदला बदली कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप चाहते हैं कि ये जो सेकेंड रो है, आप चाहते हैं कि ये जो सेकेंड रो है वो यहां आ जाए, तो अपने आप जब सेकेंड रो यहां आए इसका मतलब फर्स्ट रो यहां चला जाएगा। सॉरी, रो नहीं कॉलम, मतलब ये जो फर्स्ट कॉलम है आप चाहते हैं कि ये जो फर्स्ट कॉलम है वो सॉरी ये जो सेकेंड कॉलम है आप चाहते हैं कि ये सेकेंड वाला कॉलम यहां पर आ जाए और ये फर्स्ट वाला कॉलम यहां पर चले जाए। तो आपस में दो कॉलम का इंटरचेंज हो रहा है, आप कर सकते हो। मतलब इस कॉलम को उठा के आप यहां पर और इस कॉलम को उठा के आप यहां पर लिख सकते हैं। तो लिखिए तो कैसे हो जाएगा, तो XYZ शुरू में आ जाएगा, और ये बाद में चला जाएगा ABC, और बाकी थर्ड पे तो कोई असर नहीं पड़ना। क्या किए हम, दो कॉलम को इंटरचेंज किए, मतलब सेकंड कॉलम को फर्स्ट कॉलम के जगह पर और फर्स्ट वाले को सेकंड के जगह। आप ऐसा कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही दो कॉलम और रो इंटरचेंज होगा तो ये दोनों डिटरमिनेंट के वैल्यू में थोड़ा चेंज आ जाएगा। तो उस चेंज को एकदम इक्वल बनाने के लिए आपको इसमें माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। समझिए, मतलब कहने का यही मतलब है कि आप दो रो या कॉलम को आप इंटरचेंज कर सकते हो, लेकिन इंटरचेंज करने के बाद आप कितना से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, माइनस से, ताकि ये दोनों बैलेंस बना हुआ रहे। नहीं समझे?
अगर आपको कभी लगता है कि दो रो को आपस में या दो कॉलम को आपस में इंटरचेंज करना चाहिए, कर सकते हैं, इंटरचेंज कर सकते हैं, लेकिन इंटरचेंज करने के बाद आप एक माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा ताकि दोनों क्या हो जाए, बैलेंस हो जाए। ठीक है, चलिए एक दो एग्जांपल और समझाते हैं, एक दो और समझाते हैं, नई बात समझ में आएगा ठीक ढंग से। चलिए देखिए, तो मिटाते हैं, एग्जांपल और लेते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए, जैसे देखिए, जैसे LMN UVW फिर XYZ। ठीक है, चलिए करते हैं इंटरचेंज फिर से। चलिए जैसे मान लीजिए आपको इंटरचेंज करने का मन हो, आप चाहते हैं कि जो सेकेंड रो है वो थर्ड रो पर आए और ये थर्ड रो कहां पर जाए, सेकंड की जगह पर। मतलब इन दोनों को आपस में आप इंटरचेंज करना चाहते हो, फर्स्ट को नहीं, सेकेंड रो को और थर्ड रो को आप इंटरचेंज करना चाहते हैं, तो करिए, क्या दिक्कत है, इंटरचेंज करिए। किसको किसको करना है, सेकेंड रो को और थर्ड रो को। इंटरचेंज का मतलब ये थर्ड वाला चला जाएगा सेकंड में और सेकंड वाला कहां चला जाएगा, थर्ड में। मतलब ऐसा हो जाएगा XYZUVW और वो जो फर्स्ट रो था वो जस का तस है। मतलब आपने इस सेकंड रो और इस थर्ड रो का भी इंटरचेंज किया, तो इन दोनों रो का भी इंटरचेंज कर लिए, ऐसा लिख दिए, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इंटरचेंज करने के बाद आप क्या करिएगा, खाली एक माइनस से मल्टीप्लाई करना चाहिए। मतलब आपस में आप कोई भी दो रो या कॉलम को आप इंटरचेंज कर सकते हैं, लेकिन इंटरचेंज करने के बाद आप किससे मल्टीप्लाई कर देना है, माइनस से मल्टीप्लाई कर देना है, ताकि ये दोनों बैलेंस बना हुआ है। नहीं समझे? चलिए एग्जांपल और समझते हैं। चलिए एग्जांपल और नोट कर लीजिए बेटा, बढ़िया ढंग से सीखिए, कोई दिक्कत नहीं, कोई हड़बड़ी नहीं, सीखिए। इसे देखिए, A है, B है, C है, RAMSUN ऐसा है, ठीक है ना। चलिए मान लीजिए आप चाहते हैं कि ये जो थर्ड कॉलम है वो सेकंड कॉलम पर आ जाए और सेकंड वाला थर्ड पर चला जाए, तो कर सकते हैं। मतलब आपस में दो कॉलम आप इंटरचेंज करना चाहते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इंटरचेंज करिए दो कॉलम। तो इस फर्स्ट वाले पे तो कोई असर नहीं पड़ेगा, जो जैसे है वैसे रह जाएगा, तो करिए इंटरचेंज। तो ये सेकंड थर्ड वाला आ जाएगा सेकंड में, मतलब SUN यहां हो जाएगा और ये सेकंड वाला चला जाएगा थर्ड में, मतलब RAM यहां आ जाएगा। ऐसा कर सकते हैं, है ना। इन दोनों का हमने इंटरचेंज कर दिया, मतलब ये वाला यहां और ये वाला वहां, ऐसा कर सकते हैं। लेकिन बैलेंस करने के लिए आप क्या करिएगा, वो माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो इस 6 प्रॉपर्टी के अंदर हमने यही सीखा कि आप दो रो या कॉलम को इंटरचेंज कर सकते हैं, लेकिन इंटरचेंज करने के बाद बैलेंस करने के लिए आपको एक माइनस से मल्टीप्लाई बिल्कुल करना है और करना ही है। करेक्ट है? तो चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं, थोड़ा मिटा ले, नोट कर लीजिए इसको, रिलैक्स होकर समझिए, आराम समझ में आएगा, कोई हड़बड़ी नहीं है, बढ़िया ढंग से समझिए। चलिए हम आपको बार बार बोल रहे हैं, जितने भी लोग हैं, अगर पिछला वीडियो नहीं देखे हैं, जो भी लोग वीडियो देख रहे हैं वो जरूर जाके देख लीजिए, क्योंकि अभी जो हम प्रॉपर्टी बताने वाले हैं वो माइनर और कोफैक्टर से रिलेटेड प्रॉपर्टी है ना। तो देखिए प्रॉपर्टी नंबर 7 क्या है, प्रॉपर्टी नंबर 7 माइनर और कोफैक्टर से रिलेटेड प्रॉपर्टी है। सर तो एक बार काम करिए आप, इसलिए जो भी लोग देखते हैं वीडियो को, प्लीज उन लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि माइनर और कोफैक्टर वाला जो टॉपिक है वो डिटरमिनेंट के सेकंड वीडियो में है।
सेकंड और थर्ड दोनों में भी मिक्सिंग है, तो आप उसको जाके एक बार देख लीजिए ताकि माइनर और कोफैक्टर बढ़िया ढंग से आपको समझ में आ जाए। ठीक है, जरूर जाकर देखिए। तो देखिए इस 7 नंबर प्रॉपर्टी के अंदर हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट बात सीखने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं, सीखते हैं। अब सुनिए, मान लीजिए एक डिटरमिनेंट हमने लिया, चलिए ऐसे करके बनाते हैं, ऐसे करके बनाते हैं। लेट डेल्टा डिटरमिनेंट ऑफ एलिमेंट। ठीक है, दिख रहा है आप लोगों को ठीक ढंग से कि नहीं दिख रहा? ठीक, हमने एक सिंबल लिया यहां पे डेल्टा, ऐसे डिटरमिनेंट को हम लोग डेल्टा से डिनोट कर सकते हैं। करेक्ट है? तो डेल्टा उस डिटरमिनेंट को माना, हमने डेल्टा एक डिटरमिनेंट को माना जो किसी न किसी एलिमेंट से बना हुआ है। एक और मानते हैं डेल्टा डैश डिटरमिनेंट ऑफ कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट। अब सुनिए, डेल्टा एक डिटरमिनेंट है जो किसी न किसी एलिमेंट से बना हुआ है, और उसी एलिमेंट के जगह पर उस एलिमेंट का कोफैक्टर रख के जो डिटरमिनेंट बनाया गया है, हमने उसको क्या माना? डेल्टा डैश। मतलब डेल्टा जो है वो एलिमेंट का डिटरमिनेंट हुआ, और डेल्टा डैश जो है वो उस एलिमेंट के कोफैक्टर से बनने वाला डिटरमिनेंट हुआ। प्लीज रिक्वेस्ट है आप लोगों को, एक बार माइनर और कोफैक्टर जाके जरूर देख लीजिए, ज्यादा मजा आएगा। बहुत डिटेल में वहां बताया, जरूर जाके देखें माइनर एंड कोफैक्टर। सेकंड एंड थर्ड वीडियो में दोनों मिक्स हैं, एक बार जाके देख लीजिए। समझ फिर से, डेल्टा एलिमेंट का डिटरमिनेंट है और डेल्टा डैश उसी एलिमेंट का जो कोफैक्टर होगा, और उस कोफैक्टर से जो बना डिटरमिनेंट है वो है हमारा डेल्टा डैश। तो सर इन दोनों में क्या रिलेशन होता है? तो रिलेशन ये है हमारा मेरे भाई कि डेल्टा डैश इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है डेल्टा टू द पावर n-1, जहां ये जो आपको n दिख रहा है वो n जो है वो ऑर्डर ऑफ डिटरमिनेंट है, ऑर्डर ऑफ डिटरमिनेंट, ऑर्डर ऑफ डिटरमिनेंट। नहीं समझे? डेल्टा डैश इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है डेल्टा टू द पावर n-1। डेल्टा डैश मतलब कोफैक्टर वाला डिटरमिनेंट, और डेल्टा मतलब एलिमेंट वाला डिटरमिनेंट, और ये जो n है वो ऑर्डर है डिटरमिनेंट का, कि डिटरमिनेंट थर्ड ऑर्डर का है तो n के जगह पे 3 पुट होगा, सेकेंड ऑर्डर का है तो n के जगह पे 2 पुट होगा, फोर्थ ऑर्डर का है तो n के जगह पे 4 पुट होगा। तो अब इसको थोड़ा और बढ़िया ढंग से समझने के लिए एग्जांपल हम आपको समझाते हैं। डेल्टा एलिमेंट का डिटरमिनेंट हुआ और डेल्टा डैश उसी एलिमेंट के जो कोफैक्टर होंगे उसका डिटरमिनेंट है, और दोनों के बीच रिलेशन है कि डेल्टा डैश इज इक्वल टू डेल्टा टू द पावर n-1। करेक्ट है? तो चलिए इसको और बढ़िया ढंग से समझने के लिए एग्जांपल लेते हैं। अब इसको थोड़ा नोट करिए, अब इसको अच्छे ढंग से नोट करिए, देखिए हम समझाते हैं। ठीक है, चलिए
क्वेश्चन करके समझाते देखिए, जरूर एक बार आप माइनर को फैक्टर जाके देख ले। एक क्वेश्चन से पहले एक थोड़ा एग्जांपल ले लेते बढ़िया ढंग से। पहले एग्जांपल ले लीजिए, जैसे मान लीजिए डेल्टा ए बी सी एल एम एन यू भी और डब्ल्यू, ठीक है। डेल्टा मतलब मान लो ये एलिमेंट का डिटरमिनेंट है, डेल्टा डैश, यह भी एक डिटरमिनेंट है, लेकिन इस डिटरमिनेंट में जो होगा वो इस एलिमेंट का कोफैक्टर होगा। तो मान लो ए का कोफैक्टर कैपिटल ए मान लेते हैं, बी का कोफैक्टर कैपिटल बी मान लेते हैं, सी का कोफैक्टर कैपिटल सी, एल का कोफैक्टर कैपिटल एम, एम का कैपिटल एम, एन का कैपिटल एन, कोफैक्टर मान लो कोफैक्टर, यू का कैपिटल यू, भी का कैपिटल भी और डब्ल्यू का कैपिटल डब्ल्यू कोफैक्टर हमने मान लिया। मतलब डेल्टा जो एलिमेंट का डिटरमिनेंट हुआ और इस एलिमेंट में जो हर एक एलिमेंट का जो कोफैक्टर होगा उस कोफैक्टर से बने डिटरमिनेंट को हमने क्या माना, डेल्टा डैश। तो इन्हीं दोनों में हमने आपको रिलेशन बताया है कि डेल्टा डैश इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है डेल्टा टू द पावर n माइनस 1। फिलहाल अगर इस एग्जांपल की मैं बात करूं तो डेल्टा n मतलब ऑर्डर, तो बताइए डिटरमिनेंट कितने ऑर्डर का है, कितनी ऑर्डर का है, थर्ड ऑर्डर का है। तो n के जगह पे 3 माइनस 1 मतलब कितना हो जाएगा, ये डेल्टा का स्क्वायर। मतलब अगर मान लीजिए क्वेश्चन में डेल्टा का वैल्यू अगर पता होता, डेल्टा मतलब इस एलिमेंट वाला डिटरमिनेंट का वैल्यू अगर मान लो पता होता, मान लेते हैं कुछ भी, मान लेते हैं इस वैल्यू वाला डिटरमिनेंट का वैल्यू मान लीजिए आपको 10 पता है, कितना पता है 10। मान लीजिए ये डेल्टा वाला डिटरमिनेंट का वैल्यू कितना पता है 10, तो कहता है डेल्टा डैश निकालो, तो डायरेक्ट इस फॉर्मूला में पुट कर देंगे। तो देखिए डेल्टा की जगह पे 10 का स्क्वायर कितना हो गया 100, खत्म आंसर। नहीं समझे? मतलब अगर डेल्टा वाले डिटरमिनेंट का वैल्यू मतलब एलिमेंट वाले डिटरमिनेंट का वैल्यू अगर पता है तो कोफैक्टर वाले के लिए डायरेक्ट इस फार्मूला का यूज करके आप निकाल सकते हैं। आपको इस मेहनत को करने का जरूरत नहीं है कि हर एक एलिमेंट का पहले कोफैक्टर लिखे, बाद में एक्सपेंड करे और तब जाके डेल्टा डैश निकाले, इतना करने की जरूरत नहीं है। अगर डेल्टा वाला मतलब एलिमेंट वाला डिटरमिनेंट का वैल्यू पता है तो कोफैक्टर वाले डिटरमिनेंट का वैल्यू आप इस फार्मूला से निकाल सकते हैं। समझे? तो यही है एलिमेंट वाला डिटरमिनेंट और कोफैक्टर वाला डिटरमिनेंट के बीच का रिलेशन कि डेल्टा डैश इज इक्वल टू डेल्टा टू द पावर n माइनस 1। तो यही था हमारा ये प्रॉपर्टी नंबर 7। बात समझ में आया? चलिए इसको थोड़ा नोट कर लीजिए, आप नोट कर लीजिए, इस एग्जांपल को नोट कर लीजिए, अच्छे ढंग से नोट करिए। कितना देर का हो गया भाई? ज्यादा अच्छा, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ज्यादा लंबा नहीं बनाएंगे हम लोग। एक छोटा सा इसमें क्वेश्चन कर लेते हैं और आज का वीडियो जो है यहीं पे हम लोग रखेंगे। चलिए देखिए, देखिए क्वेश्चन, इफ डेल्टा इज इक्वल टू 4, ठीक है, डेल्टा इज इक्वल टू 4 and order of determinant
is 5 cross 5, then find डेल्टा डैश। खत्म, ये क्वेश्चन है। मतलब डेल्टा एलिमेंट वाला डिटरमिनेंट हो गया और डेल्टा डैश जो है वो फैक्टर वाला डिटरमिनेंट हो गया। तो डेल्टा डैश का था निकालने के लिए, तो डेल्टा डैश का तो फॉर्मूला भी बता दिए, डेल्टा टू द पावर कितना होता है n-1, ठीक है। डेल्टा कितना दिया है 4, n का मतलब क्या हुआ ऑर्डर, तो डिटरमिनेंट का ऑर्डर कितना है 5 क्रॉस 5, यानी 5 ऑर्डर का हुआ 5 - 1, 5 क्रॉस 5 का मतलब 5th ऑर्डर का हुआ, तो n की जगह पर सिर्फ 5 पुट करेंगे, कितना हो जाएगा बताइए, हो जाएगा 4 टू दी पावर 4 और 4 के पावर 4 कितना हो जाएगा 256 आंसर, है ना, 256 ही होगा ना, हाँ 4 चौके 16 चौके 64, हाँ 256 खत्म हो गया। तो ये रिलेशन है एलिमेंट वाला डिटरमिनेंट और कोफैक्टर वाला डिटरमिनेंट के बीच का। तो आप आराम से इतना प्रॉपर्टी समझ गए होंगे, तो ये प्रॉपर्टी को बढ़िया ढंग से रिवीजन करिए। और भी प्रॉपर्टी अभी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी सब और ढेर सारा बाकी है, तो आप इस इतना 7 प्रॉपर्टी का बढ़िया ढंग से रिवीजन करिए और मन लगा के पढ़िए। और अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में आप इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमेशा पढ़ते रहिए मैथ्स बेहतरीन ढंग से, रितेश रेगुलर वाइज मैथमेटिक्स के ऊपर। तो चलिए आज हम लोग नहीं रखते हैं, मन लगा के पढ़िए। धन्यवाद।